हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे। तो आइए आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से लेकर के आएंगे, सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री से, और काफ़ी एग्जाम लेवल है क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। जर्मनी की एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो जर्मनी की पहले लिखेंगे क्या, जर्मनी जो है पूरी तरह से विखंडित राज्य था। क्या है, विखंडित राज्य। उसके बाद जिसमें हमारा लगभग कितने छोटे बड़े राज्य हैं भाई, 300 छोटे बड़े राज्य थे। ठीक है ना। उसमें धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक विषमताएं वाले मजदूर थे। ठीक है ना। ये क्या है भाई, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक विषमताएं भी मौजूद थी। ठीक है ना, मजदूर नहीं मौजूद थे। वहाँ पर्सा शक्तिशाली राज्य था। कहाँ पे भाई, जर्मनी में जो है 300 छोटे बड़े राज्यों में सबसे बड़ा राज्य और शक्तिशाली राज्य कौन सा है, पर्सा है। ये अपना प्रभुता वहाँ पे जमाए रखना चाहता था और जमाया हुआ भी था। ठीक है ना। उनमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। किसमें, जर्मनी में जो था ये जर्मन राष्ट्रवाद यानी राष्ट्रवाद का भावना जो है अभाव था। अभाव के मतलब उसमें किसी भी प्रकार के राष्ट्रवादी भावना नहीं था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्रा उनके समक्ष नहीं था। ठीक है ना, इतना काफ़ी है। क्या बोलेंगे भाई, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो हम बोलेंगे जर्मनी के एकीकरण की जो है बाधाएं निम्न थी, ये भी बना सकते हैं। और नहीं तो हम बोलेंगे जर्मनी पूरी तरह से एक विखंडित राज्य था, निम्न बनाकर। ठीक है ना। हम पहले क्या बोलेंगे, जर्मनी जो है एकीकरण की बाधाएं निम्न है। उसके बाद बोलेंगे जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य था, जिसमें लगभग कितने 300 छोटे बड़े राज्य थे। और उसके बाद बोलेंगे उसमें हमारा धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक विषमताएं भी मौजूद था। ठीक है ना। और अगला पॉइंट देंगे क्या हम, वहाँ के पर्सा जो है शक्तिशाली राज्य था, जो अपना प्रभुता जमाए रखना चाहता था और जमाया भी था। ठीक है ना। उसके बाद बोलेंगे उनमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। ठीक है, इतना काफ़ी है। अगले क्वेश्चन को देखें हम। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है, आइए हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। तो अगला क्वेश्चन जो है यह 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण जो है काफ़ी महत्वपूर्ण। ठीक है ना, एग्जाम लेवल से क्वेश्चन हमारे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट में रहे। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखते हुए अपना, ठीक है, हमेशा इसको देखते रहिए 1848 ईस्वी को। चलिए हम देख है क्या चीज़ ये। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में है 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। ये हम आप लोग को थोड़ा सा क्या देखने योग्य दे रहे हैं, ताकि आप जिसको लगे कि हम भाई इसको थोड़ा सा लिखना जब चाहते हैं तो लिख लेना। ठीक है ना, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। 1848 में हमारा कौन थे सबसे पहले, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, तो लुई फिलिप की। किसकी भाई, लुई फिलिप एक उत्तरवादी शासक था, किंतु वह बहुत महत्वाकांक्षी शासक था। क्या भाई, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी भी शासक था। ठीक है ना। उसने अपने विरोधियों को खुश रखने के लिए या करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि लुई फिलिपी अपने शासक लुई फिलिपी जो अपने विरोधियों को खुश करने के लिए कौन सी नीति का अवलंबन किया, तो स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया। वे 1840 ईस्वी में गीजो के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। कौन भाई, लुई फिलिप गीजो के कौन सी प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। पूछ देगा कि 1840 में गीजो के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए, तो लुई फिलिप। अगला क्वेश्चन क्या है, जो कट्टरवादी प्रतिक्रियावादी था, वह किसी भी तरह के वैदिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरोध था। क्या था भाई, विरोध था। कौन कौन से, वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों को। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्गों के साथ रखना पसंद किया, लेकिन शासन की कई अभिरुचि नहीं, कोई भी मतलब किसी भी प्रकार की अभिरुचि नहीं था उसके अंदर। ठीक है ना। और जो अल्पमत में भी था, उसके पास जो है कोई भी सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था, यानी किसी भी प्रकार के क्या वो सुधार वाला कार्य नहीं करते थे। ना ही उसे विदेशी नीति का किसी प्रकार का सफलता हासिल हुआ था। क्या भाई, किसी भी प्रकार की सफलता हासिल नहीं हुआ था विदेशी नीति में। उसके शासन काल में काफ़ी भूखमरी और बेरोजगारी उत्पन्न हो गए थे, जिसके कारण क्या 1848 में क्रांति हुई। और इस 1848 में क्रांति होने के कारण हम इसे क्या 1848 की क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। बहुत सारे हम
अगर कुछ नहीं याद आ रहा तो क्या बोलेंगे भाई, लुई फिलिप एक उग्रवादी शासक था, वह बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। वे अपने विरोधियों को खुश रखने के लिए क्या चीज़, स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया था, ठीक है ना। वे 1840 ईस्वी में गीजो के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। यह कट्टर प्रतिक्रियावादी था, इतना तो काफ़ी याद रहना चाहिए। ये हमारे क्या, भूखमरी और बेरोजगारी के वजह कारण से हमारा क्या 1848 में क्रांति हो गई, इतना कुछ लिख सकते हैं, ठीक है ना। अपना देख लेना। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है गैरिबाल्डी के कार्यों को लिखें। यहाँ पे पूछा गया भाई गैरिबाल्डी के कार्य, ठीक है ना, गैरिबाल्डी के बारे में नहीं, गैरिबाल्डी के कार्य। अगर कार्य नहीं याद है तो गैरिबाल्डी के बारे में याद है तो उसको लिख देना चाहिए, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन हो छोड़ना नहीं है। उससे मिलता जुलता आंसर मालूम है तो दीजिए आप, ठीक है ना। तो हमें क्वेश्चन है गैरिबाल्डी के कार्यों को लिखें। यहाँ पे नहीं कि गैरिबाल्डी के बारे में लिखना है, गैरिबाल्डी के कार्य को लिखना है। आइए तो हम देखते हैं कार्य क्या है, इसका कार्य हमारा क्या है, गैरिबाल्डी के कार्य देख रहे हैं हम क्या है। तो गैरिबाल्डी के कार्य को चर्चा करें, यहाँ पे गैरिबाल्डी के कार्य को लिखें या चर्चा करें या गैरिबाल्डी के कार्यों को दर्शाइए, एक ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों और स्वयंसेवकों, क्वेश्चन को ध्यान में रखना क्या भाई कि गैरिबाल्डी के कार्य, तो गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों के द्वारा एक दल बनाए और एक सेना बनाई जिसे हमसे क्या, इटली के प्रांत सिसिली और नेपल्स के पर आक्रमण किए। क्वेश्चन को ध्यान से आंसर में कंप्लीट में याद रखना, ठीक है ना। गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारी ही, खुद अपने कर्मचारी को और खुद स्वयं सेवक को क्या बनाए थे भाई, सैनिक बना लिए थे, ठीक है ना। सैनिक यानी अपना सेना बना लिए। उसने अपने सैनिकों की लेकर के इटली के, क्या बोले हैं, इटली के, यहाँ पे थोड़ा सा हटा दिया जाए तब, ये रुक गया भाई यहाँ पे एक ही बार, ठीक है। क्या है देखा जाए पहले, यहाँ पे क्या है देख लो। क्या बोले हैं भाई, कर्मचारी और स्वयं सेवकों को लेकर क्या बनाए, वो अपना सेना बना लिए और वहीं सैनिक या सेना लेकर के इटली के प्रांत सिसिली और नेपल्स की पर आक्रमण कर दिए। क्या, सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर दिए। इन रियासतों की अधिकांश जनता बुबरो राजवंश की निरंकुश शासन से तंग होकर गैरिबाल्डी के समर्थन में आ गए। यानी जो बुबरो राजवंश थे इससे तंग होकर के क्या, शासन काल में ये तंग हो गए थे तो गैरिबाल्डी के क्या समर्थन में आ गया। गैरिबाल्डी ने यह गणतंत्र की स्थापना कर दी। क्या किया भाई, अब गैरिबाल्डी ने अपना फ़ायदा उठाना शुरू कर दिए। ये क्या, स्वतंत्र की स्थापना कर दिए और क्या किए, विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि को के रूप में वो क्या किए, सत्ता संभालना शुरू कर दिए। और दक्षिणी इटली के जीते हुए क्षेत्रों को क्या किए, बिना किसी संधि के, क्या चीज़, बिना किसी संधि के गैरिबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। यानी बिना किसी संधि के क्या किए, विक्टर इमैनुअल को दे दिया और यहाँ तक कि अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र के समर्पित कर दिया और साधारण किसानों की तरह क्या जीवन जीने लगा, ठीक है ना। इतना काफ़ी है। क्वेश्चन को अगले देखो, ठीक है। अगले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है खूनी रविवार क्या है। क्वेश्चन क्या है, खूनी रविवार क्या है। तो हम क्वेश्चन से ही समझ सकते हैं कि भाई इसमें हमारा क्या, खून के बारे में बताया, यानी यहाँ पे हमारा क्या, खून के बारे में ही, यानी युद्ध ही हुआ। तो देखेंगे हम क्या है खूनी रविवार। तो खूनी रविवार 1905 ईस्वी को हुआ था। यह एक ऐतिहासिक युद्ध था। यह रूस और जापान के बीच में हुआ था, जिसमें हमारा क्या, जापान एशिया के छोटे देश होते हुए भी रूस को बुरी तरह से आ रहा था। इसमें हमारा क्या, जिसके कारण हमारा क्या, लोगों ने रोटी दो रोटी का नारा लगाते हुए राजा पीटर्सबर्ग की ओर आगे बढ़े। राजा पीटर्स ने क्या किया, अपने सैनिकों को गोलियां चलाने की आदेश दे दी और ये सैनिकों ने हजारों लोग को क्या की, घायल कर दी, हजारों लोग को मार दिए, जिसके कारण हमारी नदी की तरह क्या, एक खूने की नदियाँ बहने लगी। उस दिन हमारा रविवार का दिन था, जिसके कारण हम क्या बोले, खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है इस युद्ध को, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम, क्या है क्वेश्चन, क्या है भाई, अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, हो ची मिन्ह मार्ग है। हो ची मिन्ह मार्ग क्या है, यानी इस क्वेश्चन से ही पता चलता है भाई कि हमारे एक रास्ते के बारे में बताया गया, मार्ग के बारे में बताया गया है।
तो हो ची मिन्ह मार्ग जो है हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा को छूते हुए गुजरता है, ठीक है ना। यह दक्षिणी वियतनाम तक जाता है। कहाँ तक जाता है भाई? दक्षिणी वियतनाम तक जाता है। ये जिसमें कच्ची पक्की सड़कें अनेकों जुड़ी है, ठीक है ना, अनेकों सड़कें जुड़ी हुई है। अमेरिकी सैकड़ों बार इसे का अमेरिका जो था सैकड़ों बार इसे क्षतिग्रस्त करते थे, लेकिन वियतनामी ने इसे तुरंत मरम्मत कर लेते थे, ठीक है ना। ये अमेरिका जो था बार बार क्षतिग्रस्त, बार बार तोड़ता था, और वियतनामी जो था ये बार बार अपना मरम्मत कर लेते थे तुरंत के तुरंत, ठीक है ना। इस मार्ग पर नियंत्रण करने के लिए एक उद्देश्य से अमेरिकी लाओस कंबोडिया पर आक्रमण कर दिया गया, परंतु क्या है यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, 3 संघर्ष में फंसकर उसे वापस होना पड़ा, ठीक है ना। क्या हुआ भाई? संघर्ष से फंसकर उसे वापस होना पड़ा। किसको? तो अमेरिका को वापस होना पड़ा, ठीक है ना। वियतनामी जो था अपने जीत हासिल कर लेते। यहाँ पे हम क्या इतना कभी कम से कम लिख सकते हैं, हो ची मिन्ह मार्ग जो है हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया कुछ सीमा के क्षेत्र को गुजरते हुए दक्षिणी वियतनाम तक जाता है। कहाँ से? तो हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र को छूते हुए वियतनाम तक जाता है, जिसमें कच्ची पक्की सड़कें जिसमें अनेकों कच्ची पक्की सड़कें जुड़ी हुई है। अमेरिका ने इसे बार बार क्षतिग्रस्त यानी तोड़ता था, और वियतनामी ने इसे बार बार मरम्मत कर लेते थे, यानी तुरंत ही मरम्मत कर लेते। इस मार्ग को नियंत्रण करने के लिए उद्देश्य से अमेरिका लाओस कंबोडिया और आक्रमण कर दिए। अमेरिका ने लाओस कंबोडिया पर आक्रमण कर दिए, परंतु 3 बार इसे क्या युद्ध संघर्ष में फंसकर इसे वापस होना पड़ा। किसे वापस होना पड़ा भाई? अमेरिका को वापस हटना पड़ा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखें हम, क्या है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है रासायनिक हथियार एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें, ठीक है ना। रासायनिक हथियार को मापांक भी बोल सकते हैं। मापांक एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें, या रासायनिक हथियार और एजेंट ऑरेंज को परिभाषित करें। तो रासायनिक हथियार क्या है? तो नापाम्प क्या है? यह एक प्रकार की अग्नि बम है, ठीक है ना। अग्नि बमों की गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार किया है जिसमें हमारा त्वचा से चिपक जाता था और जलन महसूस होने लगता था। इसे व्यापक पैमाने पर वियतनाम में प्रयोग किया जाता था। क्या भाई? ये क्वेश्चन जो है हमारा रासायनिक हथियार है, तो रासायनिक हथियार को हम क्या बोलेंगे? नापाम, या एक तरह की अग्निशामक बम है जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार कर देता है जो त्वचा से चिपक जाता है और जलन महसूस करने लगता है। यह एक जो हमारा मापांक जो है क्या व्यापक पैमाना है, पैमाने पर वियतनाम में प्रयोग किया जाता था। इसका प्रयोग जो है व्यापक पैमाने पर क्या वियतनाम में प्रयोग किया जाता था, यानी सबसे ज़्यादा हमारा जो है वियतनाम में ही प्रयोग होता था। रासायनिक हथियार एजेंट ऑरेंज की भी अमेरिकी सैनिकों द्वारा वियतनाम युद्ध में इस्तेमाल किया गया था, ठीक है ना। यह क्या चीज़ इस्तेमाल किया गया था? किसको? अमेरिकी सैनिकों द्वारा भी किया गया था। यह एक अब क्या है? एजेंट ऑरेंज है। यह एक जहर था जिसे पेड़ों की पत्तियों को तुरंत झुलस जाती थी और एवं पेड़ों पर किए जाने वाले, यहाँ पे थोड़ा सा अपने भाषा में बोल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा किताबी भाषा हो जा रहा है, इसलिए दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा। आज हम देखते हैं क्या है अपनी भाषा में। क्वेश्चन है एजेंट ऑरेंज। एजेंट ऑरेंज हमारा आप देखना है, क्योंकि हम रासायनिक हथियार तो देख लिए हैं। रासायनिक हथियार क्या है? यह एक अग्निशामक बमों की तरह है जिसमें हमारा गैसोलीन मिला हुआ था, जो हमारे गैसोलीन के वजह से हमारा क्या त्वचे पर चिपक जाता है। त्वचे पर चिपकने के बाद हमारा क्या होता है भाई? ये जलन महसूस होने लगता है, ठीक है ना। इसका उपयोग सबसे ज़्यादा वियतनामी करते थे, ठीक है ना, वियतनामी करते थे। इतना याद रखना कि वियतनामी करते थे। अब हम देखेंगे एजेंट ऑरेंज। एजेंट ऑरेंज जो था यह एक प्रकार का जहर था, ठीक है ना, जिसमें हम पेड़ों की पत्तियों को झुलसाने की काम करते थे।
अब पेड़ों के पत्तियों को झुलसाने में हमें काम कैसे आता था भाई, तो एजेंट ऑरेंज जो था छिड़काव कर देने के बाद तुरंत ही क्या हमारा ये मतलब पत्ती झुलस जाते थे, और पत्ती झुलसने के बाद हमारे क्या आराम से दुश्मन लोग दिखाई देते थे, यानी कि हम कहाँ पे दुश्मन है हमारे ये सारे की सारी दिखाई दे देते थे। इसी के कारण हम क्या यहाँ पे एजेंट ऑरेंज का उपयोग करते थे सब, ठीक है ना, महायुद्ध में युद्धों में। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं भाई कि यह एक प्रकार का जहर था जिसे पेड़ों की पत्तियों को झुलसाने में बहुत ज़्यादा मदद करता था, ठीक है। यह जंग में ख़त्म करने के लिए इसको प्रयोग किया जाता था, ठीक है ना, जंगलों की नष्ट करने में, ठीक है ना। इस तरह से हम लिख सकते हैं यह सबसे ज़्यादा कहाँ जंगलों में इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है ना। इतना ही काफ़ी है। यहाँ पे जब मान ले कि हम इस जहर के उपयोग करने से हमारे क्या जन्मजात से ही क्या विकलांग लोग ज़्यादा उत्पन्न होने लगे हैं, ठीक है ना। जहाँ पे ज़्यादा उपयोग हुआ है भाई ये क्या एजेंट ऑरेंज, वहाँ पे हमारा विकलांग लोग ज़्यादा पैदा होना शुरू हो गया, जहाँ पे भी ये उपयोग हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें हम क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ नहीं है, ठीक है ना। इतना ही काफ़ी है, वीडियो ज़्यादा लंबा चल रहा है। आप लोग वीडियो अवश्य पूरे देखिए और वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, अगताइए मत, ठीक है ना। इस वीडियो को देखने में थोड़ा सा टाइम दीजिए और वीडियो को काफ़ी थोड़ा सा लाइक भी कीजिए भाई, लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए, ठीक है ना, ताकि मैं जल्द से जल्द आप लोग के सामने क्या हूँ लाइव आ सकूँ, ठीक है ना। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ठीक है ना भाई। इतना ही काफ़ी है आप लोग के लिए।